हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अब आपके द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल की जाएगी असेसमेंट ईयर 25-26 में, तो उस केस में कौन कौन से ऐसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो कि आपको पहले से ही कलेक्ट करके रखने हैं। क्योंकि अब यहाँ पे आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जो आईटीआर फाइलिंग करने की ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2025, उसको यहाँ पे सीबीडीटी के द्वारा एक्सटेंड करके 15 सितंबर 2025 कर दिया है। तो इस तरीके से अब आपके पास फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करने के लिए काफ़ी टाइम है जो कि आपके पास अवेलेबल है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल की जाएगी तो ऐसे कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो कि आपको पहले से ही कलेक्ट करके रखने हैं, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट के बिना आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर आईटीआर फाइलिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26। तो अब यदि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं और यदि आप ऑलरेडी इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में आपको सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको कौन कौन से ऐसे बेसिक डॉक्यूमेंट है जो कि आपको पहले से ही कलेक्ट करके रखने हैं ताकि आप टाइमली रजिस्ट्रेशन कर सकें और अपनी आईटीआर जो है वो टाइमली फाइल कर सकें। तो उसमें आपको अपना पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक अकाउंट की डिटेल है, आपका एड्रेस प्रूफ है, नेक्स्ट आपकी मेल आईडी है। अब यहाँ पे आपकी मेल आईडी वो होनी चाहिए जिस पे फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई भी नोटिस है या कोई भी ऑर्डर है या कोई भी फर्दर कम्युनिकेशन किया जा सके। नेक्स्ट है मोबाइल नंबर। तो अब यहाँ पे आपको अपने एक्टिव मोबाइल नंबर डालने हैं जिस पे फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपसे किसी भी तरह का अगर कोई कम्युनिकेशन करना हो तो कर सकें। तो इस तरीके से इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट है जो कि आपके पास होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो अब यदि मान लो आप एक सैलरी एम्प्लॉयड है और यदि आपको सैलरी से कोई इनकम रिसीव होती है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, तो उस केस में आईटीआर फाइल करने से पहले आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको अपने एम्प्लॉयर जो है उससे फॉर्म 16 लेना है, क्योंकि आपका जो फॉर्म 16 होता है उसमें आपकी पूरी सैलरी की डिटेल होती है कि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कितनी सैलरी है जो कि प्रोवाइड की गई है, उस सैलरी पर आपको कितनी स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो कि प्रोवाइड की गई है। साथ ही यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कोई इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं तो उन इन्वेस्टमेंट की डिटेल भी आपके फॉर्म 16 में होती है। एंड लास्ट है अलाउंसेस। तो अब यदि आपके एम्प्लॉयर के द्वारा यदि आपको कोई टैक्सेबल अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं जैसे कि एचआरए है, लीव ट्रेवल अलाउंस है, या और भी जो अलाउंसेस होते हैं जैसे कि आपका डेली अलाउंस है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, तो इन सारे अलाउंसेस की डिटेल जो होती है वो आपके फॉर्म 16 में होती है, जिसके बेसिस पे आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है मंथ वाइज सैलरी स्लिप। तो अब यदि मान लो आपके एम्प्लॉयर के द्वारा यदि आपको फॉर्म 16 प्रोवाइड नहीं किया जाता है या फिर आपके पास फॉर्म 16 अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आप अपनी मंथली सैलरी स्लिप के बेसिस पे भी अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको अपने एम्प्लॉयर से पिछले 12 महीने की सैलरी स्लिप लेनी है और उसकी टोटल लगानी है और जितनी इनकम आ रही है उसके बेसिस पे आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। एंड लास्ट है बैंक स्टेटमेंट। तो अब यदि मान लो आपके पास फॉर्म 16 भी अवेलेबल नहीं है और ना ही आपके पास मंथ वाइज सैलरी स्लिप अवेलेबल है, तो उस केस में आप बैंक में जाके आपका बैंक स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं और उस बैंक स्टेटमेंट में आपकी जितनी सैलरी आ रही है 12 महीने की उसकी टोटल लगा के उसके बेसिस पे भी आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अब यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पे देने से यदि कोई भी रेंटल इनकम है जो कि रिसीव होती है, तो उस केस में आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो कि अवेलेबल होने चाहिए जिसके बेसिस पे आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो फर्स्ट है रेंट रिसिप्ट। तो अब आपको जो रेंटल इनकम रिसीव हो रही है उसकी रेंट रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। सेकेंड है टेनेंट डिटेल। तो अब यहाँ पे आपके द्वारा प्रॉपर्टी जिस पर्सन को रेंट पे दी जाती है उसका नेम, उसका पैन नंबर, उसका आधार नंबर आपके पास होना चाहिए। थर्ड है एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी एंड को ऑनर डिटेल। तो अब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी लोकेशन पे है उसकी डिटेल होनी चाहिए। साथ ही अगर उस प्रॉपर्टी में कोई को ऑनर है तो को ऑनर की डिटेल भी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट। अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि कोई म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट किया जाता है तो इसकी भी डिडक्शन आपको रेंटल इनकम में से प्रोवाइड की जाती है, इसलिए इसकी
रिसिप्ट भी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के संबंध में या रेंटेड प्रॉपर्टी के संबंध में यदि कोई होम लोन ले रखा है, तो उस केस में आपको बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी कलेक्ट करना है ITR फाइल करने से पहले, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होता है उसमें आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कितना इंटरेस्ट और कितना प्रिंसिपल का पेमेंट किया गया है उसकी पूरी डिटेल अवेलेबल होती है। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करते समय जब आपके द्वारा इंटरेस्ट कंपोनेंट की और प्रिंसिपल कंपोनेंट की जो डिडक्शन क्लेम की जाती है रिटर्न में, वो डिडक्शन आप इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही क्लेम कर सकते हैं। इस तरीके से यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करते हैं तो वहाँ पे आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के संबंध में 2 लाख रुपये के इंटरेस्ट की और प्रिंसिपल कंपोनेंट की सेक्शन 80C में 1,50,000 रुपये तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल करते हैं तो वहाँ पर आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट की कोई भी डिडक्शन प्रोवाइड नहीं की जाती है, चाहे वो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो या फिर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी हो। साथ ही न्यू टैक्स रिजीम में यदि आप ITR फाइल करते हैं तो उस केस में आप सिर्फ रेंटेड प्रॉपर्टी के संबंध में जो आपके द्वारा इंटरेस्ट पे किया जाता है उसकी ही डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ITR फाइल करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट है कैपिटल गेन इनकम। तो अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल की जाती है, जैसे कि अगर कोई भी लैंड है, बिल्डिंग है, प्लॉट है, हाउस है, या फिर मान लो आपके द्वारा शेयर में, डिबेंचर में या म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है और वहाँ से यदि आपको कोई भी कैपिटल गेन या लॉस होता है, तो उस केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपके पास अवेलेबल होने चाहिए जिसके बेसिस पे आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। तो फर्स्ट है, यदि आपके द्वारा कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो सेल की जाती है तो उस केस में आपके पास सेल या परचेज़ की रजिस्ट्री होनी चाहिए। यदि आपने उस प्रॉपर्टी पे अगर इम्प्रूवमेंट के अगर कोई खर्चे किए हैं तो उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। यदि आपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए अगर कोई एक्सपेंसेस किए हैं तो उसकी डिटेल भी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है फुल एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी। अब आपकी प्रॉपर्टी जो है वो कौन से लोकेशन पे है तो उसकी डिटेल भी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ द बायर। तो अब यहाँ पे आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो प्रॉपर्टी है वो जिस पर्सन को सेल की जाती है तो उस केस में बायर की डिटेल भी होनी चाहिए, जैसे कि बायर का पैन नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है। एंड लास्ट है, यदि मान लो आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई कैपिटल गेन होता है और उस कैपिटल गेन को फर्दर आप सेक्शन 54 में किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को परचेज करने में या फिर 54 EC में अगर कोई बॉन्ड है जिसको परचेज करने में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उस केस में आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट है फॉर सेल ऑफ म्यूचुअल फंड और इक्विटी शेयर। तो अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में म्यूचुअल फंड सेल किए जाते हैं तो उस केस में आप कंसोलिडेटेड कैपिटल गेन स्टेटमेंट जो है उसको KMS और K फिनटेक से जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि आपके द्वारा इक्विटी शेयर सेल किए जाते हैं तो उस केस में आप अपने ब्रोकर से कैपिटल गेन का स्टेटमेंट मंगा सकते हैं, या फिर जहां पे आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा रखा है उस डीमैट अकाउंट में जाके भी आप अपने P&L स्टेटमेंट की समरी एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई कैपिटल गेन होता है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स है जो कि पहले से ही कलेक्ट करके रखने हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट इनकम। तो अब यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई भी इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है, चाहे वो आपको सेविंग बैंक अकाउंट से रिसीव हो रही हो या फिर आपने बैंक में कोई FD करा रखी है या RD करा रखी है और वहाँ से यदि आपको कोई इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है तो उस केस में ITR फाइल करने से पहले आपको बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके रखना है और जो बैंक की पासबुक है वो आपको अपडेट करके रखनी है। साथ ही यदि मान लो आपको FD या RD पे जो इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट इनकम पे यदि आपका कोई TDS है जो कि डिडक्ट किया गया है तो ITR फाइल करने से पहले आपको बैंक से TDS सर्टिफिकेट भी जरूर कलेक्ट करना है, क्योंकि यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है उसकी आप ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक इंडिविजुअल और HUF है और उस केस में यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करते हैं तो सेक्शन 80 TTA में आप सेविंग बैंक के इंटरेस्ट की 10,000 रुपये तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और यदि आप एक सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आप ओल्ड टैक्स रिजीम में सेक्शन 80 TTB में 50,000 रुपये तक की सेविंग बैंक का, FD का और RD के इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजीम में प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो इस तरीके से ITR फाइल करने से पहले आपको इंटरेस्ट इनकम के संबंध में ये सारे डॉक्यूमेंट है जो कि पहले से ही कलेक्ट करके रखने हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट प्रूफ। तो अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, सुकन्या समृद्धि योजना में, NSC में, यूलिप में, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में, LIC में या फिर पोस्ट ऑफिस की और भी कई सारी सेविंग स्कीम
स्कीम होती है जिसमें यदि आपके द्वारा कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है या फिर आपके द्वारा कोई डोनेशन दिया जाता है या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का अगर पेमेंट किया जाता है या और भी कई सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो कि यदि आपके द्वारा किए जाते हैं, तो उस केस में उन सारे इन्वेस्टमेंट के संबंध में आपके पास रिसिप्ट या आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि जब आपके द्वारा आईटीआर फाइल की जाएगी तो उन आईटीआर के बेसिस पे ही आप डिडक्शन जो है वो रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म 26AS। तो अब आपका जो फॉर्म 26AS होता है वो आईटीआर फाइलिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपके द्वारा जो भी इनकम अर्न की जाती है और उस इनकम पे जो आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है उसकी पूरी समरी आपको फॉर्म 26AS में प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरीके से जिस पर्सन के द्वारा आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है तो टीडीएस डिडक्टर की डिटेल होती है, आपकी ग्रॉस अमाउंट कितनी है, आपका टीडीएस डिडक्ट कितना किया गया है, ये सारी डिटेल आपको फॉर्म 26AS में प्रोवाइड की जाती है। तो अब ये फॉर्म जो है वो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करने से पहले फॉर्म 26AS में जितनी इनकम आ रही है उस इनकम को आपके द्वारा रिटर्न फाइल करते समय जो इनकम रिपोर्ट की जाती है उससे क्रॉस चेक करना है, और यदि दोनों इनकम में कोई मिसमैच आ रहा है तो पहले आपको वो करेक्ट करना है और उसके बाद ही आपको अपनी आईटीआर जो है वो फाइल करनी है। क्योंकि यदि मान लो आपके फॉर्म 26AS में जो इनकम आ रही है और आपके द्वारा जो इनकम रिपोर्ट की जाती है रिटर्न में, यदि उसमें कोई भी डिफरेंसेस है तो उस केस में फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भी भेज सकता है और आपके द्वारा जो रिटर्न फाइल की जाती है वो रिटर्न आपकी डिफेक्टिव भी हो सकती है। तो इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखें। नेक्स्ट है AIS एंड TIS। तो अब आपका जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है वो भी आपके आईटीआर फाइलिंग के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है, जिसमें टैक्स पेयर के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो भी ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं उन सभी की डिटेल समरी होती है जो कि फॉर्म AIS जो है उसमें प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरीके से जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है उसमें फॉर्म 26AS के ट्रांजेक्शन तो रिपोर्ट होते ही हैं, उसके अलावा 57 टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनकी रिपोर्टिंग आपके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में की जाती है। जैसे कि यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर एफडी या आरडी से कोई इंटरेस्ट रिसीव होता है या फिर कोई डिविडेंड की इनकम है या आपके द्वारा शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड में कोई ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं या फिर आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं, जैसे कि यदि आपके द्वारा 30 लाख रुपए से ज़्यादा की कोई प्रॉपर्टी है जो कि कैश में सेल की जाती है या फिर सेविंग अकाउंट में आपके द्वारा 50 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट कराया जाता है या फिर करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अगर कोई कैश है जो कि डिपॉजिट कराया जाता है, तो उस केस में और भी कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनकी रिपोर्टिंग आपके AIS में की जाती है। तो इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करते समय एक बार आपकी AIS में जो इनकम आ रही है उस इनकम को आपके द्वारा जो इनकम रिटर्न फाइल करते समय रिपोर्ट की जाती है उससे क्रॉस चेक करना है, और यदि उसमें कोई डिफरेंसेस है तो पहले आपको वो डिफरेंसेस जो है उसको करेक्ट करना है, उसके बाद ही आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करनी है, ताकि फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको किसी तरह का कोई नोटिस जो है वो सेंड ना किया जाए। तो इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करने से पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट है जो कि कलेक्ट करके रखने हैं, ताकि आप अपनी आईटीआर भी टाइमली फाइल कर सकें और आपको किसी तरह की लेट फीस का पेमेंट भी गवर्नमेंट को ना करना पड़े। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।